टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सब डिवीज़न और सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो पॉलिटिकल साइंस जो हमारे पास है ये एक वास्ट डिसिप्लिन है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसको हमने जो है तो अपनी आसानी के लिए फॉर कन्वीनियंस इसको हमने डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड किया है, जिसे हम सब डिवीज़न और फील्ड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है नेशनल पॉलिटिक्स, हमारे पास है पॉलिटिकल policy, comparative politics, public administration, international law, political dynamics, local government, international relation, political philosophy एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह हमारे पास कुछ और भी है। तो पॉलिटिकल साइंस को जो है तो हमने मुख्तलिफ फील्ड्स में डिवाइड किया है अपनी आसानी के लिए। तो अब हम उनमें से कुछ फील्ड को डिस्कस करेंगे। आइए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे पास सबसे पहले है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो ये हमारे पास एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब है लुक आफ्टर एंड मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ पीपल। यानी कि लोगों के जो अफेयर्स होते हैं, यानी लोग जो जिस तरह हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, पुलिस होती है, वो रूल ऑफ लॉ को जो है वो इम्प्लीमेंट करती हैं। जो कोई अगर कोई गलत काम करता है या क्राइम करता है तो उसे पकड़ती हैं। इस तरह हमारे पास कुछ और जैसे इंस्टीट्यूशन होते हैं। फॉर एग्जांपल जो है एफबीआर हमारे पास होता है, जो कि टैक्स कलेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह जितने भी इसमें बहुत ज़्यादा इदारे आते हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। अब डिफिनीशन क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ फुलफिलमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसीज डिक्लेयर बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब क्या है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बेसिकली यहाँ पर जो है तो हम इससे मुराद जो है तो गवर्नमेंट है। यानी कि ये जो है फुलफ़िल करती है, यानी कि कंप्लीट करती है और इन्फोर्स करती है। यानी कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती हैं उसे इन्फोर्स करती हैं, उसे पूरा करती हैं। जो दूसरी डिफिनीशन है, इट इज़ डिटेल एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। एंड थर्ड जो डिफिनीशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। तो सिंपली जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट की होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट का जो फंक्शन होता है। एक हमारे पास होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एक हमारे पास होता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो है तो मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट जो अफेयर्स मैनेज करती है लोगों के, उसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स बाय अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल कंपनी, बिजनेस और कॉरपोरेशन। यानी कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि गवर्नमेंट वाली नहीं होती, जिसे हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। तो बेसिकली वो जब अफेयर्स मैनेज करती है तो उसे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है तो सेकंड जो फील्ड है या सब डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस है तो वो है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन केम इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ इंटर रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स। यानी कि जो स्टेट के दरमियान, रियासतों के दरमियान जो ताल्लुकात थे, उसकी वजह से ये वजूद में आई। एवरी कंट्री इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फाइनेंशियल एंड मटीरियलिस्टिक नीड्स। एक रियासत दूसरे रियासत पर जो है तो वो डिपेंड होती है, क्योंकि एक रियासत जो है तो वो कभी भी उसके पास अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी मुल्क के पास तेल है तो दूसरे मुल्क के पास जो है तो कोई और चीज़ होगी जो उसे चाहिए होगी। तो इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन काफ़ी ज़रूरी है। एवरी कंट्री, अच्छा ये तो हो गया। सो टू मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, इंटरनेशनल रिलेशन इमर्ज एज अ न्यू ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और ये जो है तो इसने जो स्टार्ट पकड़ा था वो वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो है तो ये काफ़ी ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस मिली। इंटरनेशनल रिलेशन कवर्स डिप्लोमेसी, ट्रेटीज, क्वेश्चंस क्वेश्चंस ऑफ वॉर एंड पीस एंड अदर इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो इसमें जो है तो वो डिप्लोमेसी होती हैं, ट्रेटीज़ वगैरह होती हैं। वार जो है तो उसमें जो सवाल वगैरह होते हैं उसकी डीलिंग्स होती हैं। पीस वगैरह की जो ट्रेटीज़ वगैरह होती हैं, तो ये सब कुछ जो है तो इंटरनेशनल रिलेशन में स्टडी होता है। और ये भी काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है। लोकल गवर्नमेंट, तो एक ब्रांच जो है तो पॉलिटिकल साइंस की वो है लोकल गवर्नमेंट। The central government and provincial government has no direct approach to the masses of state, so this function is executed by local government. यानी कि अगर आप देखें तो जो हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो उसकी अप्रोच इतनी ज़्यादा नहीं होती, जो कि दूर दराज के इलाके हैं या जो टाउन्स हैं, विलेजेस हैं। तो इसके लिए जो है तो
लोकल गवर्नमेंट को जो है तो वो बनाया जाता है, और इसमें कौन होता है? इट कंप्राइजेज ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड गवर्नमेंट एजेंट्स। तो ये जो लोकली इलेक्टेड इसमें लोग होते हैं जी, और जो कि गवर्नमेंट के एजेंट्स होते हैं। लोकल गवर्नमेंट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज द इंडिविजुअल देमसेल्व्स मैनेज देयर अफेयर्स एट लोकल लेवल, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास लोग जो है तो वो आम जो लोकल होते हैं वो शामिल होते हैं, तो वो अपने अफेयर जो है खुद ही मैनेज करते हैं। इट इज़ बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ स्मॉल यूनिट्स विद इन अ स्टेट, मोस्टली एट द लेवल ऑफ कंट्री, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। लोकल गवर्नमेंट आर नॉर्मली क्रिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसे कौन क्रिएट करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, विच डेलीगेट्स अथॉरिटी टू देम, जो कि उनको जो है तो पावर देती है। लोकल government system is not constant, it varies from country to country. In some countries local government enjoy more power while in other they enjoy less power। यानी कि हमारे पास कुछ ऐसी स्टेट्स होती है जिसमें इनको ज़्यादा पावर दी जाती है, लेकिन कुछ ऐसी स्टेट भी होती है जिनमें इनको कम पावर दी जाती है, यानी कि बजट के हवाले से इनकी जो अथॉरिटेटिव पावर होती है, तो ये डिपेंड करती हैं स्टेट टू स्टेट। दिस इंस्टीट्यूशन परफॉर्म एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, street sewage system, water channels, bridges, water pumps, park, street lights and libraries। तो जितनी भी गलियों वगैरह के जो काम होते हैं या जो रोड वगैरह वो करना होते हैं जो स्मॉल स्केल पे होते हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह, तो ये लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट ब्रांच जो है तो या सब डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है तो वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो इसके नेम से ही ज़ाहिर होता है कि इसमें जो है हम कंपैरिजन कम करते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ कंपैरिजन। इट कंपेयर्स टू कंट्रीज और टू रीजन्स विद इन सेम कंट्री टू एड्रेस क्वेश्चंस लाइक। इसमें हम जो है तो कंपैरिजन करते हैं, फिर हम सवाल करते हैं, उसका जवाब तलाश करने के लिए हम कंपैरिजन करते हैं कि अगर एक कंट्री जो है तो उसमें डेमोक्रेसी क्यों ज़्यादा है और दूसरी कंट्री जो है तो उसमें डेमोक्रेसी क्यों कम है, या अगर एक कंट्री में कम्युनिज़म है तो और दूसरी कंट्री में कैपिटलिज्म क्यों है। फॉर एग्जांपल जो है चाइना में कम्युनिज़म है, यूएस में और बाकी मैक्सिमम कंट्रीज़ में जो है तो कैपिटलिज्म है। इसी तरह एक कंट्री जो है तो वो रिच है, दूसरी कंट्री पोर है, तो इसका ताल्लुक जो है तो वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के साथ है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यूज डिफरेंट मेथड्स इन डीप रिसर्च टू एनालाइज पॉलिटिक्स और डिफरेंट एरियाज, यानी कि इसमें हमारे पास जो है तो डिफरेंट मेथड्स यूज होती हैं, डीप रिसर्च यूज़ होती है ताकि जो है तो एनालिसिस कर सकें या कंपैरिजन कर सकें। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसमें हम जो है तो पॉलिटिकल सिस्टम की भी एनालिसिस करते हैं। अगर आपको पता नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम क्या है तो इस पर एक वीडियो मैंने बनाई है, प्लीज़ आप वो चेक कर लें, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। इट टेल्स द इनर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन डिटेल्स। इन सिंपल वर्ड्स इट कैन बी डिफाइंड एज द क्रिटिकल एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन डिफरेंट स्टेट। यानी कि सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है तो क्रिटिकल या कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि किसी मुल्क में जो या रियासत में जो है तो कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम यूज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इस तरह के मुख्तलिफ सवाल जो है तो वो हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है तो जो पॉलिटिकल साइंस की तो इसकी और भी डिविजन्स हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने सिर्फ इसमें कुछ थोड़े से इंक्लूड किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।